हाय मेरे प्यारे दोस्तों, पीएस सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा गया है क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं, अभ्यास 1.2 परिचय, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में अभ्यास 1.1 के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। यदि आप वीडियो को न देखें तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में आप वीडियो को वहां से देख सकते हैं। चलिए हम लोग 1.2 के परिचय यानी कुछ इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद एंड देन हम लोग उसके बाद अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो हम लिख रहे हैं परिभाषा इसकी कि वे संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड वे संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य संख्या की परिभाषा है वे संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझिए बात को। एग्जाम्पल में यदि मान लीजिए जैसे में लिखे हम, जैसे में देखिए, यदि मान लीजिए एक का यदि हम लोग गुणनखंड करें तो एक एकम क्या होगा? एक, जो कि इसका क्या है? गुणनखंड एक ही है, यानी 2 से क्या होना चाहिए? 2 से अधिक गुणनखंड। इसके बाद और ले लीजिए 2 है, 2 का गुणनखंड देखिए 2 एकम 2, 1 एकम 1, यानी 2 का गुणनखंड क्या होगा? 2 या 1, 2 1 2 ठो है, 2 से अधिक नहीं है, तो ये भी क्या है? भाज्य संख्याएं नहीं है। इसके बाद हम लोग 3 देखें, 3 का क्या होगा? 3 एकम 3, 1 एकम 1, 1 हो सकता है। देखिए यहाँ पे 3 और 1, जो कि यहाँ पे क्या है? 2 ठो है, 2 ही है। यहाँ बोला है कि 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होगा उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या है। इसके बाद देखिए 3 के बाद हम अगला निकालते हैं। मान लीजिए 4 है, 4 का गुणनखंड करें 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 1 एकम 1। अब देखिए यहाँ से कितने गुणनखंड है? 2 है, 2 है, 1 है, यानी इसकी क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड है। इसलिए यहीं से स्टार्ट होती है भाज्य संख्या। कहाँ से स्टार्ट होती है? तो 4 से, यानी 4 हुआ। उसके बाद 4 के बाद 5, 5 के भी 2 गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक जिनका रहे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। तो 4 नहीं है, 6 हो सकता है, 6 होगा। 6 के बाद क्या होगा? 8 होगा। 8 के बाद क्या होगा? 9 होगा। 9 के बाद 10, ये सब ऐसे होंगे। इनका सबका देखेंगे गुणनखंड तो 2 से क्या होगा? अधिक। तो यहाँ पे भाज्य संख्याएं की परिभाषा एक बार फिर से समझिए। वे संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो, गुणनखंड कितने हो? 2 से अधिक, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में लिखा है 4, 6, 8, 9, 10, ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। समझ लिए इसको हम लोग। अब देखिए, अब हम लोग लिखेंगे फिर अगला अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं देखिए, अभाज्य संख्या की क्या होती है? हम लिख रहे हैं वे संख्याएं जिनका वे संख्याएं जो एक से वे संख्याएं जो एक से या
स्वयं से कटती हैं वे संख्याएं जो एक से या स्वयं से कटती है। कटती का मतलब जो विभाज्य होती हैं, कटती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। संख्याएं कहलाती हैं। देखिए क्या लिखा है, अभाज्य संख्या की परिभाषा, वे संख्याएं जो एक से या स्वयं से कटती हैं, कट जाए, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में समझिए, जैसे अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 2 से स्टार्ट होती है। यानी 2 होगा, 2 देखिए क्या होगा, 2 से ही कटेगा चाहे 1 से कटेगा, ये है। फिर 2 के बाद क्या होगा? 3 अपने से ही कटेगा चाहे 1 से कटेगा। 3 के बाद 4 नहीं, क्या होगा? 5 भी क्या होगा? अपने से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 5 के बाद देखिए 7 हुआ, 7 के बाद 11 हुआ, 11 के बाद 13 हुआ, 13 के बाद 17 हुआ, 17 के बाद 19 हुआ, 19 के बाद 23 हुआ। देखिए ये क्या है? सब जो स्वयं से कटेंगे, नहीं तो 1 से कटेंगे। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अब आपको आ गया होगा कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं। वे संख्याएं जो 1 से या स्वयं से कटती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में 2 3 5 7 11 13 17 19, यहाँ से ख्याल करिए कि यहाँ पे भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होती हैं। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? तो 2 से। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, तो इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। उसके बाद एक प्रमेय है, हम उसके बारे में समझते हैं। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक दिया है प्रमेय, चलते हम लोग उस पर जल्दी से। देखिए एक लिखा है हेडिंग एनसीईआरटी के बुक में 1.2 के अभ्यास में कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यही एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है हेडिंग इस चैप्टर में। इसको समझेंगे हम लोग। देखिए क्या है ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। पहले बात समझिए, कुछ हम बातें लिख रहे हैं उस पर। देखिए लिख रहे हैं कि भाज्य संख्याएं भाज्य संख्या, इसको हम लिख रहे हैं नीचे फिर से कि अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं अद्वितीय का मतलब यूनिक, अद्वितीय होता है। यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं कि इसके क्रम पर ध्यान न दिया जाए। देखिए ना, यहाँ पे समझ लीजिए अभाज्य गुणनखंड, यहाँ संख्याएं नहीं गुणनखंड लिखिए, अभाज्य गुणनखंड। देखिए अब समझिए बात को। कह रहा है कि भाज्य जो संख्याएं हैं अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, इसके क्रम पे यदि ध्यान न दिया जाए। तो इस बात को मैं अभी इसको हम बतलाता हूँ कि ये क्या है। देखिए मान लीजिए कि 54 है, 54 का हम लोग क्या करें? गुणनखंड करें। देखिए क्या जाएगा? 2 बार, 2 दूनी की 4, 2 सते का होगा 14, 2 दूनी के 4, 2 सते 14, फिर
फिर 3 से जाएगा 3 नवा 27, 3 तिली के 9, 3 एकम क्या होगा 3। यानी देखिए 54 का गुणनखंड क्या आया, इसके हम गुणनखंडों को लिखेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो 54 का क्या है गुणनखंड है यहाँ पे। अब एक बार फिर से समझिए बात को मेरा, यदि 54 का मैं फिर से निकालूं गुणनखंड, देखिए 54 का फिर से मैं गुणनखंड है, यदि मान लीजिए 3 ही से हम लेके चले जाएं, 3 से 3 एकम 3, 2 हासिल बचेगा, 3 8 है 24, फिर 3 से ले गया 3 छक 18, फिर 2 से ले जाए 2 तिहाई के 6, फिर 3 एकम 3, ऐसे कर दें। देखिए 54 बराबर, देखिए इसका गुणनखंड का हुआ 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3। बात को समझिए, देखिए यहाँ पे जो कि देखिए यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3। देखिए अब यहाँ पे हमें कुछ लिख दूँ कि अभाज्य गुणनखंड को, अभाज्य गुणनखंड को बढ़ते क्रम में लिखने पर देखिए इस अभाज्य गुणनखंड को मैं बढ़ते क्रम में लिख दूँ, यानी पहले सबसे छोटा कर दूँ, 2 को आगे कर दूँ, उसके बाद 3 गुणे 3 गुणे क्या कर दूँ 3। देखिए आप समझ लीजिए इस बात को, यहीं पे कह रहा है कि भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनका 2 से अधिक क्या हो गुणनखंड हो। देखिए 14 का यहाँ पे गुणनखंड, ये सब क्या है गुणनखंड है। देखिए 2 से क्या है अधिक गुणनखंड है, भाज्य संख्याएं हो गई ये 54। अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। देखिए यहाँ पे गुणनखंड किए 2 3, ये सब क्या है अभाज्य है। 2 क्या है अभाज्य, जो 1 से ही कटता है या चाहे स्वयं से कटता है। 3 क्या है जो 1 से कटता है स्वयं से कटता है। ये गुणनखंड हमने निकाला है, लेकिन यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड, एक गुणनखंड है पर कैसे है अभाज्य, इसलिए इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसका मैंने इतना निकाला, यहाँ पे मैंने इसका क्रम बदल दिया, पहले 3 से हमने इसको गुणनखंड कर दिया ऐसे। देखिए तो यहाँ पे लिखे अभाज्य गुणनखंडों को बढ़ते क्रम में लिख दिए 2 3 3 3। यानी बात समझिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि 54 का यदि हम लोग गुणनखंड करें, यदि इसका गुणनखंड कर दें, तो बोल रहा है कि 54 का यदि फिर हम गुणनखंड करें, इसका यहाँ पे क्रम का कर दे बदल दिया जाए, तभी भी गुणनखंड का होगा। यहाँ लिखा है अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होगा। यानी आपके क्लास में यदि 60 का किसी को बोल दिया जाए गुणनखंड करने के लिए, तो कोई पहले 2 से कटाएगा, कोई पहले 3 से कटाएगा, इस तरह से, लेकिन सबका क्या आएगा सेम ही आएगा, उतने ही आएगी गुणनखंड। तो यहाँ पे वही है कि अभाज्य, यहाँ पे लिखा है कि इसके क्रम पर ध्यान न दिया जाए, इसके क्रम को ध्यान न दे, लेकिन तभी भी क्या आएगा सबका सेम ही आएगा। यहाँ पे लिख दिया अभाज्य गुणनखंड को बढ़ते क्रम में लिख दिया, दोनों का हो गए सेम, दोनों का हो गए सेम। तो यहाँ पे यही लिखा है कि भाज्य संख्याएं अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है, हमेशा क्या होगा अद्वितीय, चाहे जो कोई भी निकाले इसका गुणनखंड हमेशा क्या आएगा यही आएगा जो ये है ये। तो इसका मतलब ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का मतलब यही दिया है कि आप किसी भाज्य संख्या का यदि गुणनखंड करें तो वहाँ पे जो कि अभाज्य गुणनखंड जो कि अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, यानी कि आप निकाले फिर कोई दूसरा को दे निकालने के लिए, तो वहाँ पे निकालने का जो क्रम है, गुणनखंड का जो क्रम है वो अलग हो सकता है पैटर्न, पर क्या सबका सेम ही आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने इसको समझा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं उदाहरण पे। चलिए इसको नोट कर, हाँ तो अब हम लोग देखेंगे उदाहरण नंबर 5 को। चलिए आइए देखिए उदाहरण नंबर 5 क्या है। लिखा है उदाहरण नंबर 5 कि संख्याओं 4 की घाते n पर विचार कीजिए। जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। चलिए देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए इसका मतलब समझिए, बोल रहा है कि 4 की घात n है,
जहाँ n क्या है, n कोई प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 1 से, 1 2 3 4 5 ऐसे रखते रहिए आप, 1 से स्टार्ट होती है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। यानी बोल रहा है कि आप कोई 4 की घात यानी n का कोई ऐसा मान रख दीजिए जो कि हम लोग संख्या आए और उसके अंत में क्या आ जाए, शून्य, अंतिम में शून्य आ जाए, कहा जाए अंतिम में शून्य हो, शून्य हो। करे कि n का मान क्या यहाँ पे रख दें कि इसके लास्ट में क्या आ जाए, शून्य आ जाए, अंतिम में शून्य आ जाए। अब समझिए बात, यदि 4 की घात यदि n का मान यदि 1 रखते हैं तो 4 एकम का होगा 4, यदि 4 पे 2 घात रखते हैं तो 4 चौके का होगा 16, यदि 4 पे यदि हम लोग 3 घात रखते हैं तो क्या होगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यदि 4 पे हम लोग 4 घात रखते हैं तो कितना आएगा, 64 चौके, देखिए 4 चौके 16, 4 चौके 24 2 26, 4 चौके 16 को 6 और 4 चौके 24 से कितना होगा 25, यानी 200 कितना 56। देखिए ऐसे बोल रहा है, यानी हम लोग ना इसकी n की घात रखते जाए, यहाँ पे इसके लास्ट में क्या आ जाए 0। अब इससे पहले की एगो बात समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं कि अंतिम में एक शून्य यानी 0 होने के लिए देखिए यदि कोई संख्या है अंतिम में एक शून्य होने के लिए, यदि इसके लास्ट में यदि चाहते हैं कि एक शून्य रहे तो यानी हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2 गुणे 5, इसका क्या है, एक जोड़ा रहना चाहिए, पेयर रहना चाहिए, तभी उसमें क्या होगा एक शून्य आ सकता है। देखिए जैसे मान लीजिए 10 है, 10 का आप क्या करिए गुणनखंड करिए, 2 पचे 10, 5 एकम का होगा 5, यानी 1 के पीछे कितना 0 है 1, यानी 2 गुणे कितना 2 और 5 रहना चाहिए यहाँ पे, यानी एक शून्य रहने के लिए कितना 2 गुणे 5 का एक जोड़ा रहना चाहिए इस तरह से। अब इसी तरह समझिए कि यदि अंतिम में 2 शून्य होने के लिए देखिए यदि आप चाहते हैं कि उसके किसी संख्या के लास्ट में कितने शून्य हो 2, देखिए क्या रहना चाहिए 2 गुणे 5, एक ये जोड़ा रहना चाहिए, एक ठो और रहना चाहिए 2 गुणे 5, यानी कितने जोड़े 2 जोड़े होने चाहिए इसके, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 घात और 5 की घात कितना 2, इतना रहना चाहिए। इसके बाद 2 जोड़े रहना चाहिए 2 गुणे 5 2 गुणे 5 का। अब समझिए इसी तरह यदि अंतिम में 3 शून्य कितने 3 शून्य होने के लिए यदि आप चाहते हैं कि किसी संख्या के अंतिम में कितने शून्य आए 3, तो उसमें आपको क्या रहना चाहिए, ये 3 ठो जोड़े रहना चाहिए, 2 गुणे 5 का कितने जोड़े 3 ठो जोड़े होने चाहिए, तभी उसके लास्ट में क्या आएगा 3 ठो 0 आएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 5 की घात कितना 3, ये आना चाहिए। अब समझिए बात यहाँ पे देखिए 4 की घात n है, इसको हम कुछ ऐसे कर दें 4 को 2 गुणे 2 ऐसे लिख दें घाते n। अब देखिए इसको हम 2 की घात कितना लिख सकते हैं 2 बार है तो 2 की घात 2, बाहर n घात है, फिर इसको क्या कर सकते हैं घात की क्या होता है अंदर बाहर की गुणा होता है, 2 पे क्या घात हो जाएगा 2 की घात n, 2 की घात 2n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप n का मान कुछ भी रखें तो हमेशा क्या आएगा 2 ही 2 आएगा, हमेशा आएगा, इसे हमेशा चलता रहेगा। यानी 1 घात रखेंगे तो 2 तो 2 बार 2, 3 रखेंगे 3 दूनी के 6 यानी 2 6 बार। अब समझिए बात को यहाँ पे
देखिए तो यहाँ पे क्या है, इसके कभी लास्ट में शून्य आ सकता है? नहीं। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि 2 तो है, 2 तो आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 भी रहना चाहिए। तो क्या आप यहाँ पे n का मान कुछ भी रखेंगे जो 5 आ सकता है? नहीं, कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए हम लिख रहे हैं कि 4 की घात n में 2 गुणे 5 का 4 की घात n में 2 गुणे 5 का जोड़ा नहीं है, जोड़ा नहीं है, जोड़ा नहीं है। इसलिए 4 की घात n, 4 के घात n कभी भी शून्य यानी 0 से समाप्त नहीं होगा, 0 से समाप्त नहीं होगा। समझ लीजिए, यहाँ पे लिखे हैं कि 4 की घात n में 2 गुणे 5 का जोड़ा नहीं होगा, नहीं है। इसलिए 4 की घात n कभी भी शून्य नहीं होगा। ये कभी भी क्या है, इसके लास्ट में शून्य आ ही नहीं सकता है। तो जो कि यहाँ पे कह रहा था विचार करने के लिए, जहाँ पे यहाँ पे हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए तो आप यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, और इन दिन अगले एग्जाम्पल्स यानी उदाहरणों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए ये नोट कर लीजिए।